हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम जनसंख्या संरचना से संबंधित प्रारंभिक तथ्य आयु संरचना के बारे में अध्ययन कर चुके थे। हमने देखा कि विश्व की आयु संरचना को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें 0 से 14 वर्ष, 15 से 65 वर्ष तथा 65 वर्ष से अधिक व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। जहां 15 से 65 वर्ष के लोग कार्यशील जनसंख्या में शामिल किए जाते हैं, तो वहीं 0 से 14 तथा 65 वर्ष से अधिक के व्यक्ति आश्रित जनसंख्या में शामिल किए जाते हैं। आश्रित जनसंख्या वह जनसंख्या होती है जो अपनी तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है, जबकि कार्यशील जनसंख्या वह जनसंख्या होती है जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होती है। तो इन बातों की चर्चा हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा आप सामने देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है लिंगानुपात। तो करते हैं चर्चा इसके बारे में। लिंगानुपात की यदि परिभाषा देखें तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, या हम यूं कहें कि किसी समय में किसी समाज के अंतर्गत महिला और पुरुष का जो अनुपात है, यही अनुपात लिंग अनुपात कहलाता है। हम भारत देश की यदि बात करें तो भारत देश में लिंगानुपात हमेशा से ही महिलाओं के लिए प्रतिकूल बना हुआ है। 2011 की जनगणना के मुताबिक 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं थीं, अर्थात सीधे सीधे 60 महिलाओं की कमी। तो महिला और पुरुष के मध्य के जो ये लिंग का अनुपात है, यही लिंगानुपात कहलाता है। भारत में आज लिंगानुपात की दर घट रही है। नीति आयोग के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जन्म के समय लिंगानुपात अर्थात सेक्स रेटियो एट बर्थ अर्थात SRB
जहां 2012-14 में 906 था, ये घटकर 2013-15 में 900 हो गया। यानी 1000 लड़कों पर जहां 2012-14 में 906 लड़कियों ने जन्म लिया था, ये घटकर 900 रह गया। यानी बाल लिंगानुपात में वृद्धि हुई। SRB प्रत्येक 1000 लड़कों पर पैदा होने वाली लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। SRB जैसे हमने देखा, सेक्स रेशियो एट बर्थ। SRB में गिरावट का कारण आज भारत और चीन जैसे देशों में महिला की तुलना में पुरुषों की संख्या बढ़ रही है। इसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों के प्रति हिंसा में बढ़ोतरी के साथ ही मानव तस्करी जैसे अपराध बढ़ रहे हैं। महिलाओं की संख्या कम हो रही है, पुरुषों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। ऐसे में बालिकाओं की तस्करी की जाती है, उन्हें अवैध रूप से बेचा जाता है। नीति आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 21 बड़े राज्यों में से 17 में SRB में गिरावट देखी गई। 53 अंकों की गिरावट के साथ गुजरात राज्य का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। बड़े ही आश्चर्य की बात, गुजरात राज्य जो काफ़ी विकसित राज्यों के रूप में जाना जाता है, और वहाँ स्थिति ये रही कि लड़कों की संख्या के मुकाबले लड़कियों की संख्या कम हो गई। हालांकि नीति आयोग की इस रिपोर्ट ने 2015 तक के आंकड़ों का इस्तेमाल किया। भारत के नए आंकड़े दिखाते हैं कि ये लिंगानुपात जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है, यानी जन्म के समय जो लिंगानुपात है, वो 900 से कम होकर 898 हो गया। यानी लड़कियों की जन्म लेने से पहले ही या जन्म लेने के दौरान या जन्म लेने के तुरंत बाद उन्हें मार दिया जाता है। प्रकृति द्वारा पुरुषों की उच्च मृत्यु दर को संतुलित करने के लिए प्राकृतिक परिस्थितियों में SRB 952 के आसपास रहता है, क्योंकि मादा शिशु की तुलना में नर शिशु जैविक रूप से कमजोर होते हैं। यानी प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो लड़कों की मौत ज़्यादा होती है प्राकृतिक रूप से, लेकिन कृत्रिम रूप से लड़कियों को ज़्यादा मारा जाता है। यानी यदि देखा जाए कि लड़कियों की हत्या ना करें, भ्रूण हत्या ना की जाए, जन्म से पहले जन्म के दौरान उनको ना मारा जाए, तो लड़कों की संख्या में गिरावट आ सकती है। क्योंकि प्राकृतिक रूप से जब लड़के का जन्म होता है, एक नर शिशु का जन्म होता है, तो वह जैविक रूप से कमजोर होता है। और ऐतिहासिक रूप से उसी को हम आगे चलते हैं, और ऐतिहासिक रूप से युद्ध जैसी जोखिमकारी गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी पुरुषों की मृत्यु दर अपेक्षाकृत अधिक रही। एक तो बालक प्राकृतिक रूप से कमजोर, दूसरा जब युद्ध वगैरह कोई ऐसे काम होते हैं, जोखिम वाली गतिविधियां होती हैं, तो उसमें भी पुरुषों को बढ़ावा दिया जाता है और पुरुषों की मौत हो जाती है। जैसे विभिन्न प्रकार के युद्ध में देखिए आप, इतिहास के किसी भी युद्ध को उठा लीजिए, पुरुषों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। वहाँ पे भारी मात्रा में जाने गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लड़कियों की संख्या में ही कमी है। लेकिन इस मामले में भारत की स्थिति अलग है। भारत SRB के 952 से भी कम रहने का कारण पुत्र प्राथमिकता की सामाजिक बुराई, जैसे मैंने कहा ना अभी कि बालिकाओं को गर्भ में ही मार देते हैं। हर कोई चाहता है कि उनके यहाँ पुत्र का जन्म हो, पुत्रियों की उपेक्षाएं की जाती हैं, उनका तिरस्कार किया जाता है, उन्हें परिवार में समाज में जो महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए वो नहीं दिया जाता।
समाज तो भेदभाव करता ही है, खुद माता पिता भी भेदभाव करते हैं। ऐसे में बालिकाओं को जन्म लेने ही नहीं दिया जाता और उनको मार दिया जाता है। कम लिंगानुपात होने के कुछ कारण 1970 के दशक तक कन्या शिशु वध यानी फीमेल चाइल्ड को मारने का तरीका प्रचलित था। जन्म से पहले ही गर्भ में ये जांच कर ली जाती थी कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़की है या लड़का। यदि लड़की होती थी तो उसे गर्भ में ही मार दिया जाता था या जन्म लेने के तुरंत बाद उन्हें मार देते थे। किंतु 70 के दशक में आनुवांशिक असमानताओं का पता लगाने के लिए प्रयोग की जाने वाली अल्ट्रासाउंड तकनीक का भ्रूण के लिंग निर्धारण में प्रयोग किया जाने लगा, जिससे पुत्र प्राथमिकता जैसी समस्याएं बढ़ गईं। लिंग चयन की सुविधाओं के फलने फूलने के बाद लोग गर्भपात के विकल्प का धड़ल्ले से प्रयोग करने लगे, यानी ऐसी तकनीकें आ गईं जिससे बालक के लिंग में आंतरिक गर्भ के अंतर्गत ही बदलाव किया जाने लगा। पता लगाया जाने लगा कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की। परिणामतः गर्भपात किया जाने लगा, मतलब शिशु को मारा जाने लगा। हालांकि सरकार इसके लिए काफ़ी प्रयासरत है। इस लिंगानुपात को संतुलित करने के लिए घटते लिंगानुपात की रोकथाम हेतु 1994 में सरकार ने प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम लागू किया गया, जिसके तहत माता पिता को भ्रूण के लिंग संबंधी जानकारी देने पर चिकित्सकों को या जिसने ये जानकारी दी है उसको कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान रखा गया। आज हालांकि चोरी छुपे आज भी लिंग की जांच कर ली जाती है, लेकिन यदि जन्म से पहले कहीं लिंग की जांच होती है तो अब यह अवैधानिक है और इसके खिलाफ आप पर जुर्माना भी लग सकता है और सजा भी होती है। आपने देखा होगा विभिन्न अस्पतालों में आप बोर्ड लगा हुआ रहता है कि हमारे यहाँ जन्म से पूर्व लिंग की जांच नहीं की जाती, क्योंकि ऐसा होने पर माता पिता के मन में एक भेदभाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और माता पिता जन्म से पहले ही कन्या भ्रूण हत्या कर देते हैं। 2003 में गर्भाधान पूर्व यानी गर्भ को धारण करने से पहले लिंग चयन में सक्षम तकनीकों के आने के बाद इस अधिनियम को संशोधित किया और गर्भ धारण पूर्व और प्रसव पूर्व लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम लागू किया गया। यानी माता पिता अपनी इच्छा से बालकों के लिंग का निर्धारण नहीं कर सकते। प्राकृतिक रूप से जिस तरह जन्म हो रहा है होगा, माता पिता या कोई भी चिकित्सालय वर्कर इस काम में मानवीय दखलंदाजी नहीं देगा। गर्भाधान पूर्व लिंग चयन को प्रतिबंधित किया गया और लिंग चयन संबंधी गर्भपात के लिए जन्म पूर्व परीक्षण तकनीक के दुरुपयोगों को रोका गया। यानी भारत सरकार पूरी तरह से प्रयासरत रही, आज भी प्रयासरत है जनसंख्या को समान स्वरूप में लाने के लिए, ताकि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या में एक समानता उत्पन्न हो और जो लिंगानुपात में आज अंतर दिखाई दे रहा है वो समाप्त होकर दोनों की संख्या लगभग
बराबर हो सके। तो आज हमने जनसंख्या संरचना के एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक लिंगानुपात की चर्चा की। शेष चर्चाएं आगामी वीडियो में की जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।